आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण टॉपिक। तो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे सामाजिक विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो कई बच्चों के दिमाग में यही चल रहा होगा कि सर कहीं मैं सामाजिक विज्ञान में फेल ना हो जाऊं। तो और कई बच्चे यह भी सोच रहे होंगे कि मैं सामाजिक विज्ञान में अच्छे नंबर कैसे लाऊं, कहीं मैं सामाजिक विज्ञान में फेल ना हो जाऊं और कहीं मैं सामाजिक विज्ञान में अच्छे नंबर कैसे लाऊं। तो स्टूडेंट, अब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। स्टूडेंट, मेरा कहना है कि आपको अब बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरी आपसे यही गारंटी है स्टूडेंट, इस वीडियो को पूरा का पूरा देखने के बाद स्टूडेंट मेरी आपसे यही गारंटी है, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टूडेंट आपके 70 में 65 प्लस नंबर आपके कहीं नहीं गए। स्टूडेंट, 65 प्लस नंबर आपके कहीं नहीं गए। और अगर हम आगे बात कर लें, और इसके अगर हम आगे बात कर लें तो 30 नंबर आपको कॉलेज से मिल जाएंगे। कॉलेज से 30 नंबर मिलेंगे प्लस 65 नंबर। इस वीडियो को पूरा का पूरा देखने के बाद यानी कि पूरा स्कोर हो रहा है 95। स्टूडेंट देखिए, अब स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा का पूरा देखने के बाद आपके 95 नंबर पक्के हो रहे हैं। कहाँ से कम है स्टूडेंट, बताइए कहाँ से कम है? इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके 95 नंबर पक्के हो रहे हैं, कहाँ से कम है स्टूडेंट? तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, ठीक है स्टूडेंट। तो 95 नंबर आपको इस वीडियो से 95 नंबर आपके इस वीडियो से पक्के हो रहे हैं, कहां से कम है आप लोग बताइए स्टूडेंट। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लोग क्या करिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, और अब हम एक एक करके सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाते हैं। 35 महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़कर चले जाना पेपर देने। इसमें से आपके 70 नंबर में से अगर आपके 65 नहीं, अगर आपके 60 नंबर भी अगर आपके पक्के हो रहे हैं स्टूडेंट, 65 में अगर आपके 60 नंबर भी अगर आपके पक्के हो जाते हैं, तो आपको आप लोग बताइए कहाँ से कम है? 60 नंबर आपके पक्के हो रहे हैं, 65 नंबर आपके पक्के हो रहे हैं, कहाँ से कम है? सिर्फ कमजोर बच्चे ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ कमजोर बच्चों के लिए ही बनाई गई है ना। तो अब हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को सॉल्व करवाते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि पुनर्जागरण से, पहला प्रश्न मेरा कह रहा है कि पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? यूरोप में पुनर्जागरण के प्रमुख कारण क्या थे? तो मैंने इस प्रश्न को, जो आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उस चैप्टर से मैंने इस प्रश्न को उठाया है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बार 2024 में आने की सारी संभावनाएं हैं। तो इस बार 2024 में जरूर पूछा जाएगा। जितने भी प्यारे बच्चे 2024 में पेपर देने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का, तो वो सभी प्यारे बच्चे इन जितने मैं 35 महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को बताने वाला हूं, सभी के सभी 35 महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़कर चले जाना। तो मेरा अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है स्टूडेंट। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। पहले आपको औद्योगिक क्रांति के जितने भी कारण है, सभी के सभी कारणों को लिखना है और उनके कारणों का वर्णन आपको बताना है। तो अब हम अपना नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 हो गया है, प्रश्न नंबर 2 हो गए हैं। प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 हमसे कह रहा है कि जो फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न को भाई साहब जरूर तैयार करके जाना। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए, जरूर पूछा जाएगा इस बार 2024 में, जरूर पूछा जाएगा भाई साहब, इस बार इसको जरूर तैयार करके जाना। तो अब मेरा अगला प्रश्न क्या कह रहा है स्टूडेंट, जल्दी से देखिए। मेरा अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि रूस की क्रांति, अगला प्रश्न कह रहा है कि रूस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। तो यहाँ पर अब आपको करना है रूस की क्रांति के प्रमुख कारण। रूस की क्रांति के क्या क्या कारण थे, सभी के सभी कारणों को लिखना है और उसका सही से हेडिंग बाय हेडिंग लिखना है और सबका आंसर आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। और स्टूडेंट, अगर आपको कहीं पर भी समझ में ना आए कि मुझे इन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट में जल्दी से जल्दी करके बता देना। सारे के सारे प्रश्नों को मैं उत्तर हल सहित आप लोगों को दे दूंगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि, प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं, कह रहा है कि प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, इसका मुझे जवाब देना। तो स्टूडेंट, आप लोग सभी के सभी प्रश्नों को हल करके जाना, तो आपको जरूर 101% सभी के सभी प्रश्नों में से आपको इसी वीडियो से आपको 70 में से 65 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध से प्रश्न हमसे पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों तथा परिणामों पर प्रकाश डालिए।
तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों तथा परिणामों पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न नंबर 6 है और इस प्रश्न को भाई साहब जरूर तैयार करके जाना। पेपर देने जाना तो एक दिन पहले सभी के सभी प्रश्नों को पढ़ लेना, तब पेपर देने जाना। प्रश्न नंबर 7 हमसे कह रहा है कि 1857 की क्रांति के कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना है कि 1857 की क्रांति के पहले आपको कारण लिखने हैं और फिर इसके बाद आपको 1857 की क्रांति के परिणामों को लिखना है और हमें उसकी व्याख्या भी करनी है। तब इस तरह से आपको लिखना, तब आपको एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर देगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपना प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, मेरा प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 1857, प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 8 हमसे कह रहा है, एक बार और देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8 को, कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन कीजिए। चलिए ये प्रश्न आपको समझ में आ गया है, तो अगला प्रश्न देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता है, बार बार आता है प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 को देख लेते हैं कि स्वामी विवेकानंद सरस्वती का संक्षिप्त परिचय देते हुए आर्य समाज के सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि स्वामी सरस्वती, जो स्वामी विवेकानंद जो सरस्वती हैं, हमें इनका क्या करना है कि इनका हमें संक्षिप्त परिचय देना है। और आर्य समाज क्या है, तो आर्य समाज के सिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय भी देना है। तो इसी के साथ प्रश्न नंबर अब हम 10 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमसे कह रहा है कि राजा राम मोहन राय के जीवन और मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आपको इसका हमें जवाब देना है। तो प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10 आपके हो गए कि राजा राम मोहन राय के जीवन और मुख्य कार्यों का वर्णन करना है। तो प्रश्न नंबर अब हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर अगला जो मेरा कह रहा है, प्रश्न नंबर मेरा अगला है प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है कि महात्मा गांधी, प्रश्न नंबर 11 को सही से पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 हमसे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया। तो बताना है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब चलाया और हमें इसके दो मुख्य कारण भी बताने हैं। तो प्रश्न नंबर 11 ये आपका था। प्रश्न नंबर 12 को देख लेते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं दो आंदोलनों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संसद के कौन कौन से अंग हैं और लोकसभा का गठन और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न नंबर आपका 11 था, ये प्रश्न नंबर 12, ये प्रश्न नंबर 13, सभी के सभी प्रश्नों को पढ़कर चले जाना। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 हमसे कह रहा है कि राज्यसभा के संगठन और कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो राज्यसभा के पहले आपको संगठन के बारे में लिखना है, फिर इसके बाद राज्यसभा के कौन कौन से कार्य होते हैं उन पर में प्रकाश डालना है। तो अगला प्रश्न नंबर 15 को देख लेते हैं कि भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आवश्यक हैं। तो आपको बताना है, जैसे मान लीजिए कोई भारत का राष्ट्रपति है तो उसको राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं उसके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसको राष्ट्रपति बनने के लिए मतलब कि उसके पास कौन कौन सी ऐसी योग्यताएं होनी चाहिए, तो उसका हमें यहाँ पर बताना है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर अगला हमसे कह रहा है, प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 16 हमसे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों का उल्लेख कीजिए। जो भारत का जो राष्ट्रपति है, एक बार आओ आपको समझा देते हैं, विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए कि भारत का जो राष्ट्रपति जो होता है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन, जब भारत के राष्ट्रपति का जब आपातकालीन का जब समय आता है तो उसमें उसके अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 को देख लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 17 ने हमसे कहा कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करना है, शक्तियों तथा कार्यों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न नंबर 16 ने हमसे कहा कि भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 हमसे कह रहा है कि जो भारत की जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति, तो बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है और हमें उसके अधिकारों और कार्यों का वर्णन करना। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको क्या करना है,
तो सबसे पहले आपको करना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, तो प्रधानमंत्री की सबसे पहले आपको नियुक्ति लिखना है और हमें फिर इसके बाद बताना है कि उसके अधिकार क्या-क्या हैं और प्रधानमंत्री के कार्य क्या-क्या हैं। तो प्रधानमंत्री नियुक्त कैसे होती है, प्रधानमंत्री यानी उसके अधिकार, उसके कार्यों का वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 हमसे कह रहा है कि विधानमंडल के प्रमुख कार्यों तथा शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। तो प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 जो कि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 20 हमसे कह रहा है, प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताना है कि जो राज्यपाल जो होता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है, उसको यहाँ पर बताना है। फिर इसके बाद बताने की जो उसके प्रमुख अधिकार, जो राज्यपाल के कौन कौन से अधिकार होते हैं, तो उसके प्रमुख अधिकारों को बताना है और उनका वर्णन भी करना है। उनका वर्णन करना है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप लोग क्या करिए, सभी के सभी प्रश्नों को याद करके चले जाना। प्रश्न नंबर 21 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 हमसे कह रहा है कि जो प्रश्न नंबर 21 हमसे कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के संगठन पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। जो सर्वोच्च न्यायालय के संगठन जो होता है, तो हमें उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है ना। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद स्टूडेंट आपके 70 में स्टूडेंट आपके 65 नंबर आपके कहीं नहीं गए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद 30 नंबर आपको कॉलेज से मिल जाएंगे, यानी पूरा स्कोर हो गया 95 नंबर, है ना। तो और आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर अगला हमसे कह रहा है, प्रश्न नंबर 22 को देख लेते हैं कि लोक अदालत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो लोक अदालत की कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं, तो लोक अदालत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन भी करना है। प्रश्न नंबर 23 को देख लेते हैं कि गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 23 रहेगा। तो 23 प्रश्न कह रहा है कि जो गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं और क्या क्या वर्तमान परिस्थितियों में भी भारत को इसका पालन करना चाहिए। तो इसके बारे में आपको लिखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्षता से एक प्रश्न हर साल जरूर आता है, तो आपको जरूर तैयार करके जाना है। और प्रश्न नंबर 24, तो ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24 हमसे कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो भारतीय जो विदेश नीति है, भारतीय जो विदेश नीति है, और हमें भारतीय विदेश नीति की प्रमुख उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उन सभी विशेषताओं का हमें यहाँ पर उल्लेख करना है। तो प्रश्न नंबर 25 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 25 हमसे कह रहा है कि पड़ोसी देश भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का वर्णन करना है। तो इसका आंसर आप लोगों को किस तरह से देना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक पड़ोसी देश का नाम यहाँ लिखना है और एक पड़ोसी देश का नाम यहाँ लिखना है सबसे पहले, और फिर उसके बारे में लिखना है और उसके क्या क्या कार्य होते हैं, तो उसके सभी के बारे में लिखना है। जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनके नाम लिखना है, उनके संबंधों का वर्णन करना है, तब आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 हमसे यह कह रहा है, प्रश्न नंबर 26 हमसे ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ क्या होता है, तो उसके बारे में बताना है। फिर इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या क्या उद्देश्य होते हैं और उसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, तो उनके हमें विवेचना भी करनी है। प्रश्न नंबर 26 आप लोगों को समझ में आ गया। तो प्रश्न नंबर 27 को देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन से ऐसे अंग होते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी के सभी अंगों को लिखना है और बताना है। तो प्रश्न नंबर अब हम अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर जो मेरा 28 रहने वाला, प्रश्न नंबर जो मेरा 28 रहने वाला वो क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर जो मेरा 28 जो रहने वाला वो क्या कर रहा है कि प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि भारत के दक्षिणी पठार के किन्हीं 3 आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपको बताने की जो भारत के जो दक्षिणी पठार के किन्हीं ज्यादा नहीं 3 स्टूडेंट, ज्यादा नहीं आपको 3, तो दक्षिणी पठार का आपको क्या करना है। तो स्टूडेंट देखिए एक बार और देख लेते हैं कि भारत के दक्षिणी पठार के किन्हीं 3 आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आपको इनके आर्थिक महत्व पर प्रकाश भी डालना है। तो प्रश्न नंबर 29 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 29 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 29 हमसे कह रहा है कि जो जलवायु से आप क्या समझते हैं और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो इसका हमें सही से जवाब देना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जलवायु, प्रश्न 29 कि जलवायु से आप क्या समझते हैं। जलवायु से आप क्या समझते हैं, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले
कारकों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 29 था। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 हमसे कह रहा है कि भारत की जलवायु की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। भारत की जो जलवायु, भारत की जलवायु कैसी है, उनकी क्या-क्या विशेषताएं, तो उनकी विशेषताओं को भी लिखना है। तो प्रश्न नंबर 31 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 31 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 हमसे कह रहा है कि जो प्राकृतिक, प्रश्न नंबर 31 को पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 31 जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक आपदाओं से क्या तात्पर्य है? किन्हीं दो प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। काफी ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक, एक बार और देख लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक आपदाओं से क्या तात्पर्य है? किन्हीं दो प्राकृतिक आपदाओं के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 के बारे में। प्रश्न नंबर 32 को देख लेते हैं कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारत में कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं? तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखने हैं और हमें उनका वर्णन भी करना है। उनका वर्णन भी करना है, साथ ही साथ में उनका क्या क्या आर्थिक महत्व होते हैं, तो उनका आर्थिक महत्व भी बताने। प्रश्न नंबर 33 को देख लेते हैं कि भारतीय वनों के किन्हीं 4 लाभों की विवेचना कीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय वनों के किन्हीं चार लाभों की हमें आपको विवेचना करनी है। तो इस प्रश्न को नोट कर लीजिए कॉपी में। प्रश्न नंबर 34 को देख लेते हैं, फिर यहाँ से क्लास को समाप्त किया जाए। प्रश्न नंबर 34 देख लेते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, और भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों का वर्णन कीजिए। का वर्णन करना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 35 कि भारत में परमाणु ऊर्जा के किन्हीं 5 केंद्रों के नामों का उल्लेख करना है। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैंने आपको 35 महत्वपूर्ण टॉपिक बताया। आप लोग क्या करना है, इन 35 के 35 महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़कर चले जाना है। 70 में 65 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।